अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इस वीडियो में हम आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स और फिर उसके बाद हम उसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स भी पढ़ने हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और उसके बाद उसका पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ेंगे कि उसके पीरियड्स और जो ग्रुप्स हैं उसमें क्या ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? एनर्जी की मिनिमम अमाउंट होती है जो कि किसी भी गैसेस एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर होती है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल है, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है सोडियम की। अब जो सोडियम है वो है अल्कली मेटल है और फर्स्ट ग्रुप में प्रेजेंट है सोडियम, और जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 है। मतलब सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो अब सोडियम जो है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, इलेक्ट्रॉन किसी को लूज़ कर दूँ, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद जो उसका सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो इसका लास्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये चाहता है, सोडियम चाहता है कि मैं अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ और ख़ुद स्टेबल हो जाऊँ। तो सोडियम क्या करेगा, अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और जो एनर्जी रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, उस एनर्जी को हम कहेंगे कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है। तो उस आयनाइजेशन एनर्जी की, जो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी है, उसकी वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है सेकंड एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जी की। जो सेकंड एग्जांपल है आयनाइजेशन एनर्जी की वो मैग्नीशियम की है, और जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 है। मतलब मैग्नीशियम के पास 12 ही प्रोटॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैग्नीशियम जो है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो लास्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैग्नीशियम जो है वो ये चाहता है कि जो अपना लास्ट शेल वाले 2 इलेक्ट्रॉन है ये लूज़ करके स्टेबल हो जाए। तो अब मैग्नीशियम सबसे पहले क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि जो मैग्नीशियम है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे लूज़ नहीं कर सकता। जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 बाय 1 लूज़ होंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। मैग्नीशियम के जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू है 738 किलो जूल पर मोल। और उसके बाद जो है मैग्नीशियम का सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, जो मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन बन चुका है उसमें से लूज़ होगा। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी, और उसे हम कहेंगे कि ये मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। और जो मैग्नीशियम की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 1451 किलो जूल पर मोल। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट की बात करते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल। यूनिट के बाद हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। एक है एटॉमिक साइज़, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट, और चौथा है पेनिट्रेशन इफेक्ट। सबसे पहले एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं। जो एटॉमिक साइज़ है और जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का ये मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम एटम के साइज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर एटम के साइज़ को हम डिक्रीज़ करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़ हो। और दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। जो न्यूक्लियर चार्ज है और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, और डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी, और अगर हम न्यूक्लियर चार्ज को डिक्रीज़ करते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज़ होने लग जाएगी। और जो थर्ड फैक्टर है वो है शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट और जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है उनके आपस में भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का ये मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी, और अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को डिक्रीज़ करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ होने लग जाएगी।
चौथा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। अगर हम पेनिट्रेशन इफेक्ट को देखें तो जो सब शेल्स होते हैं SPDF, जो S सब शेल्स है, अगर उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो तो हमारे हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। और उसके बाद अगर P सब शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरह D में से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है और कम हो जाएगी, और अगर F में से इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। ट्रेंड इन पीरियड्स, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है। अब रीज़न्स देख लेते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो पीरियड्स में इंक्रीज़ क्यों हो रही होती है। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले तो जो पीरियड्स हैं उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से जो एटम का रेडियस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब एटम का रेडियस डिक्रीज़ होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ मोर स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं। जब वो न्यूक्लियस के साथ मोर स्ट्रांगली बाउंड हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ट्रेंड इन ग्रुप्स, अब जो ग्रुप्स हैं उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही होती है। अब हम रीजंस देख लेते हैं कि आयनाइजेशन जो एनर्जी की वैल्यू है वो ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज़ हो रही है, उसकी क्या रीज़न है। सबसे फर्स्ट रीज़न तो ये है कि जैसे जैसे हम ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं, जो नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा और जो मोर इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते जाएंगे। अब न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है हमारा, उसके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब जब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होगा तो जो आउटर मोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो उसके लिए बहुत ही मिनिमम अमाउंट चाहिए होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो उस अमाउंट, वो जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होगी, बहुत ही कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि टॉप टू बॉटम जब साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। लास्ट पे हम ये देख लेते हैं कि वाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। हमेशा हम ये क्यों कहते हैं कि जो आयनाइजेशन एनर्जी की सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू से क्या होगी, ग्रेटर होगी। उसकी दो रीजंस हैं, एक तो है स्मॉल कैटायनिक रेडियस और दूसरी है ग्रेटर न्यूक्लियस अट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे किसी भी न्यूट्रल एटम से तो वो क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। जब वो कैटाइन बन जाएगा तो उसका जो रेडियस होगा वो अपने पेरेंट एटम से क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा। जब उसका रेडियस कम हो जाएगा तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान क्या होगी, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग क्यों होगी, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। हम कहते हैं कि जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कैटाइन बन जाएगा। जब वो कैटाइन बन जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो जो न्यूक्लियस होगा उसी में होते हैं ना प्रोटॉन्स, तो वो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा तो उसमें से अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में से डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जब वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो हमें उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू से ज़्यादा होती है।